हम हैं सरफेस केमिस्ट्री के वीडियो नंबर 3 में, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं कैटालिसिस को लेकर। अगर आप वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 नहीं देखे हैं तो आप जरूर से उसको पहले देख लीजिए, सरफेस केमिस्ट्री को के वीडियो नंबर 1 और 2 को, ताकि क्लियरिटी और अच्छी हो। और फिर इस वीडियो को देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि केमिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाए। कैटालिसिस को समझने के लिए आपको कुछ तरह के केमिकल्स को समझना होगा। एक है प्रोमोटर, प्रोमोटर किसको कहते हैं? मान लीजिए कोई सिंपल सा रिएक्शन, इसी को सपोज कीजिए कि H2 और O2 मिलके H2O बनाता है, एक सिंपल सा रिएक्शन। अगर हम कुछ ऐसा चीज यूज कर दे इस रिएक्शन में, कुछ भी हो सकता है, जिससे कि ये रिएक्शन और जल्दी से होने लगे, यानी कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट हो जाए, रिएक्शन और ज्यादा जल्दी हो, उसको हम कहेंगे प्रोमोटर। प्रोमोटर का बेसिक मतलब होता है प्रोमोट करना। जो भी इस रिएक्शन को प्रोमोट करेगा, मतलब आगे की ओर जाने में मदद करेगा, उसको प्रोमोटर कह सकते हैं। और अगर कोई ऐसा केमिकल है या कोई सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये रिएक्शन कम होने लगा, तो इसे हम कहेंगे पॉइजन। पॉइजन मीन्स जहर। जहर क्या करता है? ये एक नेगेटिव चीज है, ये इस रिएक्शन को होने में मदद नहीं करता है, बल्कि उसको रोकता है। जो प्रोमोटर्स होते हैं, उन प्रोमोटर्स को ही हम कैटलिस्ट भी कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कैटलिस्ट भी प्रोमोटर के ग्रुप में ही आता है। ये भी रिएक्शन को और जल्दी करने में मदद करता है। आप सिंपली कैटलिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस जो रिएक्शन को प्रोमोट करता है, मतलब होने में और मदद करता है, उसको कैटलिस्ट कहेंगे। कैटालिसिस, जिस भी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट का यूज करेंगे उसको कैटालिसिस कह सकते हैं। कैटालिसिस दो तरह के होते हैं। कैटालिसिस दो तरह के होते हैं और दोनों ही काफी सिंपल है। एक होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। होमोजेनस कैटलिस्ट और हेट्रोजेनस कैटालिसिस। किसे कहेंगे होमोजेनस, किसे कहेंगे हेट्रोजेनियस? कोई रिएक्शन में जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन जाता है और यहाँ कैटलिस्ट का यूज होता है। अगर ये रिएक्टेंट और ये कैटलिस्ट एक ही फेज में है, एक ही फेज में होने का मतलब है, अगर ये लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होना चाहिए, अगर ये गैस है तो ये भी गैस होना चाहिए, अगर ये सॉलिड है तो ये भी सॉलिड होना चाहिए। अगर एक ही फेज में है तो उसे हम कहेंगे होमोजेनस कैटालिसिस। एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर हम SO2 को रिएक्ट करते हैं O2 से, जिसमें कैटालिस्ट यूज किया गया, कैटालिस्ट NO, तो ये बन गया हमारा SO3। यहाँ पे ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है और ये भी गैसेस फॉर्म में है। ये एक होमोजेनियस कैटालिज्म है। हमें प्रोडक्ट के स्टेट को नहीं देखना है, हालांकि ये भी गैस स्टेट में ही है, पर हमें इसके स्टेट को नहीं देखना है। हमें देखना है बस रिएक्टेंट के स्टेट को। ये हमारा रिएक्टेंट है दोनों, और ये है हमारा कैटलिस्ट। तो हमें क्या देखना है? रिएक्टेंट के स्टेट को और कैटलिस्ट के स्टेट को। होमोजेनस के और भी एग्जांपल है, जैसे CH3COCH3 को अगर हम H2O के साथ रिएक्ट करते हैं और HCl को कैटलिस्ट की तरह यूज करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये बनाएगा हमारा CH3COOH प्लस CH3OH। यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, वाटर भी लिक्विड स्टेट में होता है और ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये एक होमोजेनस कैटालिसिस है। लेकिन ये एक्वस स्टेट में होता है और ये भी एक्वस स्टेट में होता है, यानी कि सॉल्यूशन में होता है।
सो हमें इसके स्टेट को देखना नहीं है, हमें देखना है बस रिएक्टेंट के और कैटलिस्ट के स्टेट को। ये एक और होमोजेनस रिएक्शन है, होमोजेनस कैटलिज्म है। अब समझते हैं हेट्रोजेनस कैटालिसिस को। जैसे इसमें सेम होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का स्टेट सेम होता है, इन दोनों का स्टेट सेम होता है। हेट्रोजेनियस में ये डिफरेंट होता है, इन दोनों का स्टेट डिफरेंट होता है। तो इसके भी अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, हम अगर Na2 और हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ फेरस, तो हमें ये बना के देता है NH2। यहाँ पे कैटलिस्ट है ये, और कैटलिस्ट का स्टेट क्या है, सॉलिड, जबकि रिएक्टेंट का स्टेट क्या है, गैस, यानी कि ये हाइड्रोजेनस कैटालिसिस है। सो हम स्टेट देखेंगे रिएक्टेंट का और हमारा कैटलिस्ट का स्टेट देखेंगे। अगर स्टेट चेंज है, सेम नहीं है, तो वो हाइड्रोजेनस है, और अगर सेम है तो वो होमोजेनस है। काफी इजी था, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इन एग्जाम्पल को भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हमें डील करना है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजेनस कैटालिसिस। मतलब कि जो हेट्रोजेनस कैटालिज्म होता है, हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है अभी हम लोग डिस्कस किए। सो हेट्रोजेनस कैटालिसिस में ये एडजॉर्प्शन कैसे होता है उस थ्योरी को ये मेंशन करता है। चलिए हम लोग पहले पूरा स्टडी करते हैं। ये थ्योरी कहता है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है। हाइड्रोजेनस कैटालिसिस में जनरली सॉलिड ही यूज होता है। सो ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है, और इसको जब हम लोग उस रिएक्शन में, ये सपोज हमारा दो रिएक्टेंट है, ये हमारा दो रिएक्टेंट है, जब हम इस रिएक्टेंट के साथ इस कैटलिस्ट को ऐड करते हैं, क्या होता है, ये रिएक्टेंट इस कैटलिस्ट में जाकर एडजॉर्ब कर जाता है। एडजॉर्ब करने के बाद एक इंटरमीडिएट बनाता है, वो कुछ इस तरह होगा। सिंपली क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट है, उस रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल जाकर उस कैटलिस्ट के सरफेस में एडजॉर्ब कर जाता है, मतलब कि चिपक जाता है, और उसके बाद इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। जब ए और बी जो हमारा दो रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट को कैटलिस्ट के सरफेस में एडजॉर्ब हो, ये दोनों जब एडजॉर्ब हो जाता है, तो एक्चुअली इनका बॉन्डिंग के लिए अब एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है। सो इस केस में हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है, और उसके बाद ये डिजॉल्व कर जाता है, मतलब यहाँ से छूट जाता है, और फिर अपने प्रोडक्ट वाले फॉर्म में आ जाता है। यही है एडजॉर्प्शन थ्योरी। इसको एक बार और समझिए। ये हमारा कैटलिस्ट का सरफेस है। कैटलिस्ट के सरफेस में जब हम रिएक्टेंट को और कैटलिस्ट को मिलाएंगे, तो ये रिएक्टेंट क्या करता है, कैटलिस्ट में जाके चिपक जाता है। सो उसके बाद चिपकने के बाद रिएक्टेंट के बीच का जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड बनना काफी आसान हो जाता है, और फिर ये बॉन्ड बनने के बाद ये डिजॉर्प्शन वाला प्रोसेस होता है, और ये रिलीज करके अलग से एक प्रोडक्ट बना लेता है। सो कैटलिस्ट जो है, ये कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करता, ये बस रिएक्ट करने में मदद करता है, और ऐसे ही कैटलिस्ट हमेशा ऐसे ही काम करेगा। ये खुद रिएक्ट नहीं करेगा, ये खुद अपने प्रॉपर्टी को मेंटेन रखेगा, लेकिन सामने वाले एलिमेंट्स को, रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने में मदद करेगा। सिंपल समझिए,
तो ये किसी बेस्ट फ्रेंड की तरह है जो इन दोनों को मिलाने में मदद कर रहा है। अब जो कैटलिस्ट है उस कैटलिस्ट का एक्टिविटी कितना ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा है ये एडजॉर्प्शन कितना अच्छा हो रहा है। मतलब यहाँ का एडजॉर्प्शन को हम केमिजॉर्प्शन कहेंगे। हम केमिजॉर्प्शन और फिजियोजॉर्प्शन के बारे में स्टडी किए हैं, केमिजॉर्प्शन कहेंगे। सो ये एडजॉर्प्शन यहाँ पे कितना अच्छा से हो रहा है इस पे डिपेंड करेगा इस कैटलिस्ट का एक्टिविटी कि ये कितना ज्यादा एफिशिएंट होगा, कितना ज्यादा अच्छा काम करके दिखाएगा। साथ ही हमारा जिस तरह का रिएक्टेंट है उस तरह के कैटलिस्ट का हम यूज करते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट काफी अच्छा साबित होता है। तो इसे हम सेलेक्टिविटी कहते हैं कि किसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए। और सेलेक्टिविटी पूरी तरह से डिपेंड करता है रिएक्टेंट पे कि रिएक्टेंट किस तरह का प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे इस रिएक्शन में हम निकल को एक कैटलिस्ट की तरह यूज किए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हम यूज करेंगे Cu या फिर इस कैटलिस्ट को, देन ये हमें कुछ और ही बना के देगा। सो हम किस तरह का रिएक्शन चाहते हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस कैटलिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, और क्या रिएक्टेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। कुछ कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो अच्छा काम करते हैं जस्ट बिकॉज उनका जो सरफेस होता है, ये जो सरफेस होता है उसमें काफी छोटे छोटे होल होते हैं। तो इन छोटे छोटे होल में रिएक्टेंट घुस जाते हैं और फिर उनको मदद मिलता है रिएक्शन को आगे बढ़ाने में। तो ऐसे जब छोटे छोटे होल्स होते हैं तो उनको जनरली हम कहते हैं सेफ सिलेक्टिव कैटलिस्ट, क्योंकि उनके शेप की वजह से हम उनको यूज कर रहे हैं। और इसका एक काफी अच्छा एग्जांपल है जियोलाइट। जियोलाइट एक कैटलिस्ट है जिसमें एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है, और इसमें माइक्रोपोरस होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। सो इन छोटे छोटे हॉल के वजह से ये रिएक्शन को और जल्दी तेज कर देता है। जियोलाइट का काफी यूज किया जाता है पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में और अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स और आइसोमराइजेशन के लिए भी। कैटालिसिस का एक और भी रूप है और वो है एंजाइम कैटालिसिस। उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। एंजाइम कैटालिसिस, एंजाइम्स जो होते हैं, एंजाइम्स के बारे में आप बायोलॉजी में डिस्कस किए होंगे। एंजाइम्स एक नाइट्रोजेनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। ये भी एक कैटलिस्ट की तरह ही काम करता है, तो इसको हम लोग बायोकेमिकल भी कहते हैं, बायोकेमिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारे रिएक्शंस को इस तरह का एंजाइम्स जो है कंट्रोल करता है, कभी बढ़ाता है कभी घटाता है। सो कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स जो होते हैं उनके बारे में चलिए हम स्टडी करते हैं। एक एंजाइम है इन्वर्टाज। ये इन्वर्टाज क्या करता है, केन शुगर यानी कि C12H22O11 को H2O के प्रेजेंस में ये इन्वर्टाज, इस एंजाइम को ही हम इन्वर्टाज कहते हैं, और इन्वर्टाज क्या कहता है, उसे ग्लूकोज बना देता है, ग्लूकोज या फिर फ्रक्टोज बना देता है। ग्लूकोज ये और फ्रक्टोज का फॉर्मूला सेम ही होता है। सो ये एक एंजाइम है। इसके अलावा सेकेंड एंजाइम जो है वो एंजाइम है जाइमेज, जो क्या करता है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 को
जाइमेज नाम का एक एंजाइम बदल देता है इथाइल अल्कोहल यानी कि C2H5OH और CO2 में। ये जाइमेज नाम का एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन में यूज होता है। इसके अलावा और भी एंजाइम्स है। डायस्टार्च नाम का ये एंजाइम जो बदलता है स्टार्च को माल्टोस में, ये माल्टोस और ये स्टार्च को माल्टोस में। ऐसे ही हम यूज करते हैं यूरियाज नाम के एंजाइम को, और यूज करते हैं जैसे पेप्सिन नाम के एंजाइम को, और पैनक्रेटिक ट्राइप्सिन भी एक एंजाइम होता है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। इसके अलावा वैसिली एंजाइम्स भी यूज होता है जो मिल्क को दही में बदलने में मदद करता है। ऐसे काफ़ी सारे बायोकेमिकल्स एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में जो काफ़ी सारे रिएक्शन में मदद करते हैं। इन एंजाइम्स के बारे में आप जरूर नोट डाउन कीजिए। जब भी किसी रिएक्शन में कोई एंजाइम प्रेजेंट होता है और वो रिएक्शन होता है तो उसके कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि वो रिएक्शंस काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, यानी कि बेस्ट आउटकम देने में पॉसिबल हो सकता है जब एंजाइम हो तब। और ये हाईली स्पेसिफिक नेचर होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम का ही यूज किया जाता है। देन वो रिएक्शन, सपोज कोई रिएक्शन है और उसमें कैटलिस्ट का एंजाइम का यूज किया जा रहा है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो हो सकता है 45 डिग्री हो या 30 डिग्री हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो रिएक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा से काम करेगा। उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ऐसे ही एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू में, पीएच जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम को नापता है, तो ये इस पीएच वैल्यू में, एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू में वो सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, यानी कि वो रिएक्शन मैक्सिमम आउटकम देगा। उस पर्टिकुलर पीएच वैल्यू को हम कहते हैं ऑप्टिमम पीएच। और अगर हम किसी एंजाइम के रिएक्शन में एक्टिवेटर्स या को एंजाइम्स का यूज करते हैं तो एक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज कर जाएगा और वो रिएक्शन और फास्ट होने लगेगा। को एंजाइम्स भी प्रोमोटर की तरह ही होता है जो रिएक्शन को बढ़ने में मदद करे, और एक्टिवेटर्स भी लगभग ऑलमोस्ट उसी की तरह होता है। ये भी एनर्जी देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कॉलॉइड्स को।